हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे नीट 2024 की और उसके सॉल्यूशंस की। और इसमें हम सिर्फ बायोलॉजी को ही डिस्कस करेंगे। तो 2025 का जो सॉल्यूशन है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें एक लिंक डाल दिया जाएगा। तो इस जो पार्ट्स हैं इसके 2 या 3 पार्ट्स लूँगा 2024 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लेसिथिन है एक स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कहाँ पाया जाता है, वो लिविंग टिश्यू के अंदर पाया जाता है, जो कि एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड्स का। तो लेसिथिन क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ग्लिसरॉल के साथ साथ फैटी एसिड है, फॉस्फेट है, ग्रुप है और क्लोन है। और उसके साथ साथ जो लेसिथिन है हमारे सेल मेम्ब्रेन का बहुत मुख्य जो कंपोनेंट होता है, ये एम्फीथेटिक होता है, जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मतलब पानी को लव भी करता है और पानी से हेट भी करता है, जो नेचुरल मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद हम हर एक क्वेश्चन के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है बायोमोलिक्यूल से। कार्बोहाइड्रेट को आप सैकराइड भी बोलते हो और शुगर भी बोलते हो। मोनोसैकराइड क्या है, एक बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, जो कैसी होती है, कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सोल्यूबल इन वाटर और मीट स्वीट इन टेस्ट। जो सुक्रोज है जिसका फॉर्मूला C12H22O11 है, ये कॉमन जो है केन शुगर बोलते हैं, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। स्टार्च कहाँ पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर। और ग्लाइकोजन कहाँ पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर। सेलुलोज क्या है, मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स है अर्थ के ऊपर। और उसके साथ साथ प्रोटीन किससे बने हैं, ये अल्फा अमाइनो एसिड, जो किसके साथ लिंक्ड होते हैं, बाय पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। हीमोग्लोबिन क्या है, एक कंजुगेटेड प्रोटीन है जिसके अंदर हैम मतलब एक आयरन जो पायरोफायरिन एक पोरोस्थेटिक ग्रुप होता है। उसके साथ लिपिड्स क्या है, हेट्रोजीनस ग्रुप है, जो हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी को लव नहीं करते, फोबिक मतलब डर है, और इनसोल्युबल इन वाटर पानी में नहीं घुलते, और सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जबकि दूसरे सॉल्वेंट्स जो हैं उनके अंदर वो घुल जाते हैं। उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स की बात करें, लेसिथिन की, ये एक मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। और लास्ट में डीएनए और आरएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है जो किससे बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस बेस। आप याद रखना फॉस्फेट्स की वजह से जो डीएनए है उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये आप याद रखोगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या चाहिए होता है, आपको CO2 भी चाहिए, आपको ATP भी चाहिए और आपको NADPH भी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको चाहिए। आपको जो नहीं चाहिए वो क्लोरोफिल नहीं चाहिए होता है, उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे कि डार्क रिएक्शन क्या है, एक केल्विन साइकिल है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, डज नॉट रिक्वायर लाइट और क्लोरोफिल डायरेक्टली। मतलब चाहिए तो है बट ये डायरेक्टली नहीं चाहिए, नॉट डायरेक्टली। ठीक है, ये डायरेक्टली चाहिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन फिक्सेशन सबस्ट्रेट है। ATP क्या करती है, एनर्जी सप्लाई फ्रॉम द लाइट रिएक्शन। NADPH क्या है, रिड्यूसिंग पावर फॉर द लाइट रिएक्शन। उसके साथ साथ इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स में होती है, क्लोरोप्लास्ट में। प्राइमरी पिगमेंट कौन सा है फोटोसिंथेसिस का, क्लोरोफिल A। कौन सा लॉ है जो एक्सप्लेन कर रहा है रिलेशन बिटवीन लाइट इंटेंसिटी और फोटोसिंथेसिस, तो ब्लैकमैन लॉ लिमिटिंग फैक्टर। C4 जो प्लांट फर्स्ट सुटेबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, तो वो कौन सा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA4C कंपाउंड। कैम प्लांट फिक्स CO2 एट नाइट यूजिंग विच एंजाइम, तो वो पैप कार्बोक्सिलेज। और डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल। विच एलिमेंट फॉर्म सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल, तो उसके अंदर मैग्नीशियम होता है। इन लाइट रिएक्शन ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम किससे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जब H2 टूटेगा तो उसे ऑक्सीजन रिलीज होगी लाइट रिएक्शन में। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिक्वायर हैं टू फिक्स 1 कार्बन डाइऑक्साइड इन कैल्विन साइकिल, तो वो 3 ATP चाहिए। और साइट फॉर अ लाइट रिएक्शन इन द क्लोरोप्लास्ट, तो वह है थाइलॉइड मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग विच फेज, आपको ये फेज बताना है। तो वो किससे जुड़े हुए होते हैं, तो उसका जो वो है उसका आंसर है मेटाफेज। अब होगा क्या, देखो आपको ये ट्रिक याद करनी है। पहले आप याद करना है कि पास मी अ टी, मतलब P फॉर प्रोफेस, मी फॉर मेटाफेस, A फॉर एनाफेस और T फॉर टीलोफेस। प्रोफेस में क्या होता है, क्रोमोसोम दिखाई देने लग जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। मेटाफेस में क्रोमोसोम इक्विटेरियल लाइन पर लग जाते हैं के,
और मतलब एक जैसे ये सेल है आपका, यहाँ पे ऐसे लाइनों में एक जो क्रोमोसोम है वो लग जाएंगे। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग पार्ट की तरफ, अलग अलग पोल की, आधे क्रोमोसोम ऊपर आधे क्रोमोसोम नीचे, अलग अलग पोल्स की तरफ जाना शुरू करते हैं। और टीलोफेज में क्रोमोसोम्स का जो एनवेलप है वापस छुप जाते हैं और साइटोकाइनिन स्टार्ट हो जाती है, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और एज वेल एज जो आपके सेल्स की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी यहाँ पर। उसके साथ कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं बार बार। तो माइटोसिस किस सेल में होती है? सोमैटिक सेल्स में। मियोसिस किस में होती है? जर्म सेल में, जहाँ गैमेट बनते हैं, स्पर्म एंड ओवा। कौन सा फेज सबसे लॉन्गेस्ट है? इंटरफेज, जिसमें 95% जो टाइम लगता है। एस फेज का मतलब क्या है? जहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होती है। स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोफोर्स, तो वो कहाँ पर? वो मेटाफेज में। जब सेपरेशन होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड के, तो वो एनाफेज ऑफ माइटोसिस। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है? फाइकेटीन में, जो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 का है। चेस्मेटा जो फॉर्मेशन होती है वो डिप्लोटीन में होती है, प्रोफेज 1 में। और रिडक्शन जो डिवीजन है डिप्लोइड से हैप्लोइड बनता है, तो वो एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में। साइटोकाइनिन इन द एनिमल बाय क्लीवेज फरो, मतलब यहाँ पे ये सेल है तो सेल के यहाँ पर गैप पड़ना शुरू हो जाएगा ऐसी तरफ, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज फरो। और अगर प्लांट की बात करें तो यहाँ पे इसका नाम बदलकर सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाते हैं। और माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, और अगर मियोसिस की बात करें तो उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ये आप याद रखोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे कि जो बिलीफ फॉर्म सेल्स हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो आंसर है इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीव इन मोनोकोट। पहला पॉइंट ये याद रखना है आपने कि जो बिलीफॉर्म सेल होते हैं ये बड़े सेल होते हैं, थिन वॉल होते हैं, वैक्यूलेटेड एपिडर्मल सेल हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये मोनोकोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली ग्रास की अगर हम बात करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पे? मोनोकोट्स में प्रेजेंट है। दूसरा काम क्या है? जब पानी की कमी होगी, वाटर स्ट्रेस जिसको आप बोलते हो, पानी की कमी होगी प्लांट के अंदर, तो ये अपनी टर्जिडिटी को क्लोज कर देते हैं। लीव क्या होगी? अब फोल्ड हो जाएगी या कर्ल्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ रोल हो जाएगी, जिससे रिड्यूस ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर, मतलब सरफेस एरिया जब कम हो जाएगा, जो कर्ल होके अंदर की तरफ चलेगी, सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम होएगा तो क्या होगा? जो ट्रांसपीरेशन है वो कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से दे प्ले इन द ज़ैरिक एडेप्टेशन, मतलब जहाँ पर जो ड्राउट रेजिस्टेंस, मतलब जहाँ पे सूखा है वहाँ पे ये अच्छे से प्ले रोल करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रूट सिस्टम है मोनोकोट में वो कैसा होता है। आपको क्वेश्चंस मोनोकोट से संबंधित पूछे जाएंगे क्योंकि बिलीफॉर्म सेल मोनोकोट्स में है। तो रूट सेल्स जो है मोनोकोट्स में कैसे होते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। वेनिएशन कैसा होता है? पैरेलल होता है। और पैरेलल मतलब पैरेलल ऐसा ऐसा वेनिएशन होता है, ऐसे वेनिएशन चलते हैं पत्तों में। वेस्कुलर बंडल अरेंज कैसे होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, क्लोज होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं। बिलीफॉर्म सेल्स जो कहाँ होते हैं? मोनोकोट लीफ में होते हैं। जो फ्लोरल फार्मूला होता है मोनोकोट का, वो जनरली कैसे होता है? ट्राइमरस होता है। फ्लोरल पार्ट्स इन द मल्टीप्लाई बाय 3। सी टाइप के मोनोकोट्स कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक विद 1 साइकोटिलीडन्स। जाइलम इन मोनोकोट्स कैसे होता है? वाई शेप होता है, नो कैम्बियम, नो सेकेंडरी ग्रोथ। लीफ ऑफ मेज जो है वो कैसी मीजोफाइल है? उसके अंदर आइसो बाइलेटरल। और वेस्कुलर बंडल मोनोकोट में कैसे होते हैं? पॉलीआर्च, जो मेनी जाइलम बंडल्स। और एम्ब्रियो इन द मोनोकोट सीड उसके अंदर क्या होता है? स्कैटुलम होता है, सिंगल कोटिलीडन्स होते हैं, और कोलीपटाइल होता है, और कोलीराइजिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा फेट है? फेट ऑफ अ पीस ऑफ अ डीएनए जिसके अंदर कैरी ओनली 1 जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसके अंदर आपका जो रेसिपिएंट जो डीएनए होगा उसके अंदर जो आंसर आपके हैं वो बी और सी सही आंसर है कि ये इंटीग्रेटेड करेंगे जीनोम में ऑफ रेसिपिएंट, जो लेने वाला सेल है उसको। इट मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। जब भी किसी एलियन डीएनए को या फिर ओनली एक जीन को आपने किसी में डाला है तो वहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई होगा और किसके अलोंग विद द होस्ट डीएनए। तो उसके साथ साथ अब होगा क्या? जब डीएनए का कोई भी टुकड़ा जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है किसी होस्ट में डाला जाएगा तो वो 2 तरह के फेट दे सकता है। फर्स्ट, इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट जीनोम, तब वह रेप्लिकेशन करेगा साथ साथ होस्ट डीएनए के, इनहेरिटेड होगा, तभी तो जो आंसर है बी और सी सही है। अगर ये खुद से रेप्लिकेट नहीं करता, प्लाज्मिड वेक्टर का हिस्सा नहीं है, तो सब ये रेप्लिकेशन नहीं शो करेगा। इसका रेप्लिकेट करना ज़रूरी है, तभी हम उसको जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो जीन है, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
अब क्वेश्चन बनते हैं इससे, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप है वर्ल्ड के अंदर वो थी फ्लेवर स्लेवर टमाटो। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप इन इंडिया बीटी कॉटन। क्राइजीन बीटी कॉटन ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थ्रूंगजेनेसिस, जिस बैक्टीरिया का नाम बीटी बैक्टीरियम बोल जाते हैं। और जो क्राई 1AC क्राई 2AB जीन है रेजिस्टेंट अगेंस्ट कॉटन बॉलवॉर्म। फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल अप्रूव्ड ह्यूमन फूड कौन सा है, एक्वा एडवांटेज सैल्मन। और फर्स्ट जीन थेरेपी जो 1990 में अप्रूव हुई थी तो वो थी सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी SISCID-ADA डेफिशिएंसी। गोल्डन जो रिच राइस हैं वो इनके अंदर क्या है, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर है। ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन थ्रू द RDNA टेक्नोलॉजी, तो क्या यूज़ करते हैं, इकोलाई यूज़ करते हैं। और मॉलिक्यूलर सीजर कौन से है DNA टेक्नोलॉजी में, वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और अगर ग्लू पूछ लिया आपसे, ग्लू कौन सा है, लाइगेज, लाइगेज आप याद रखोगे। उसके बाद कौन सी GM क्रॉप है जो टेस्टेड फॉर अ बायोसेफ्टी विद द इंडियन अथॉरिटी, तो आपको GEAC से निकलना पड़ेगा, जेनेटिकली इंजीनियर अप्राइजल कमेटी, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट को देखना है अपने ध्यान से, कि जो बीटी कॉटन आर द इंसेक्ट स्पेसिफिक, और यस ये जो बीटी टॉक्सिन्स हैं ये हर इंसेक्ट को नहीं मारती, ये स्पेसिफिक होती है, जिनके लिए बनाई गई है उनको किल करेगी, क्योंकि जो कोड बाय द जीन क्राई A1AC ये ठीक है, क्योंकि एक जीन होता है जिसकी वजह से वो टॉक्सिन बनता है। स्टेटमेंट 2 पूछी गया है, जो बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रो थ्रोक्सिन बैसिलस थ्रूंगजेनेसिस। आफ्टर इंजेक्शन प्रोथ्रोक्सिन कन्वर्ट इनटू एक्टिव जो थ्रोक्सिन फ्रॉम द एसिडिक pH ऑफ इंसेक्ट। तो ये एसिडिक गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे एल्कलाइन pH आना चाहिए था। लाइन पूरी बिल्कुल सही है बट एसिडिक डाल दिया उन्होंने, बट यहाँ पे एल्कलाइन आना था। तो जो स्टेटमेंट 1 है इट इज़ ट्रू। और कौन से जीन कौन से इंसेक्ट को किल करती है, ये बाल वॉर्म को करती है, बॉल वॉर्म को। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है बट यहाँ पे एल्कलाइन की जगह एसिडिक की जगह एल्कलाइन pH आना चाहिए था। बाकी कैसे होता है देखो, बीटी जो प्रोटॉक्सिन है, प्रोटॉक्सिन का मतलब क्या है, अभी टॉक्सिन नहीं हुआ है, अभी इनएक्टिव है। इनएक्टिव के बाद क्या होगा, एक्टिवेटेड इन इंसेक्ट मिडगट, मिडगट में जाएगा वो, जब उसको खाएगी तो वहाँ का जो pH है वो एल्कलाइन कर देगी। जब एल्कलाइन pH होएगा तो वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसके गले में वो पंच कर देगी और इंसेक्ट अल्टीमेटली डाई। उसके बाद जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जीन से रिलेटेड, तो जीन कोडिंग तो है बैसिलस थ्रूंगजेनेसिस की कौन कौन सी क्राई जीन कौन कौन से हैं, क्राई 1AC क्राई 2AB। उसके बाद क्राई 1AC किसके लिए एंगेस्ट काम करती है, ये कॉटन बॉलवर्म के एंगेस्ट काम करती है। क्राई 2 लेपिडोपैटेरियन जो कैटापिलर है उनके एंगेस्ट काम करती है। और क्राई 3 ये बीटल्स के एंगेस्ट काम करती है। और क्राई 4 और 5 ये निमेटोड्स के एंगेस्ट काम करती है। उसके बाद जो फर्स्ट जीन थेरेपी है वो कब दी गई है, उसके बाद वो है ADA जीन थेरेपी। हेलो 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 सॉरी फॉर इंटरप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट जीन ह्यूमन जीन थेरेपी वाज डन किस जीन की डेफिशिएंसी से, ADA जीन, जिसका मतलब है एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। जीन इंटरेस्ट इन द ट्रांसजेनिक राइस गोल्डन राइस, तो वो कौन सा है, बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए की प्रोडक्शन कर रहा है। और उसके साथ साथ फ्लेवर टमाटो जैसे जो डेवलप किए गए हैं वो एंटीसेंस RNA एंगेस्ट पोलीग्लूटारोनेज जीन। और ह्यूमन इंसुलिन जीन इंट्रोड्यूस इन बैक्टीरिया यूजिंग प्लाज्मिड वेक्टर जीन क्लोन इन द इकोलाई। उसके बाद लास्ट में पूछा गया है लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज वाज रिलीज्ड बाय, तो वो IUCN रिलीज करता है। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कब एक्सटिब्लिश किया गया, 1948 में। रेड बुक डाटा जो पब्लिश बाय IUCN। कैटेगरी जो है लीस्ट कंसर्न, वनरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट। और इंडिया में एंडेंजर्ड लिस्ट ZSI और BSI को कोलाबरेट किया है। उसके बाद कुछ जो एक्सपेंड पूछे जाते हैं आपसे कि इसकी फुल फॉर्म बताओ, तो DNA डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, tRNA ट्रांसफर RNA राइबोसोमल RNA, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, BT बैसिलस थ्रूंगजेनेसिस,
ADA adenosine deaminase GMO genetically modified organism, cDNA complementary DNA, HGP human genome project, RFLP restriction fragment length polymorphism, VNTR variable number tandem repeats, ELISA enzyme linked immunosorbent assay, ECG electrocardiogram, MRI magnetic resonance imaging, ICSI intracytoplasmic sperm injection, IUCN International Union for Conservation of Nature, RNA ribonucleic acid, NADP nicotine adenine dinucleotide, mRNA मैसेंजर आरएनए। उसके बाद है नेक्स्ट ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स डीएनए शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑन अ लैगिंग स्ट्रैंड, एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसआईआरएनए स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, एमआईआरएनए माइक्रो आरएनए, क्रिस्पर क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, RUBP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, रिबिस्को रिबिस्को 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, पेप फोस्फोफिनोल पायरुवेट, PS1 PS2 फॉस्फेट जो सिस्टम 1 फॉस्फेट सिस्टम 2, NADH निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और लास्ट में है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ELISA enzyme linked immunosorbent assay, RADP random amplified polymorphism DNA, SNP single nucleotide polymorphism, BAC bacterial artificial chromosome, YAC yeast artificial chromosome, ADH antidiuretic hormone, ACTH adrenocorticotrophic hormone, FSH follicle stimulating hormone, LH luteinizing hormone, TSH thyroid stimulating hormone, HCGH ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन और ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको लगता है कोई और चीज़ ऐड करनी है इसके अंदर, कोई और फैक्ट्स को ऐड करना है, तो गिव मी द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।